हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2011 रिलीज्ड एक हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है रॉन्ग नंबर। इस कहानी की शुरुआत होती है तो हाई स्कूल स्टूडेंट स्टेफनी और टेलर को दिखाते हुए, जो जितना एरोगेंट है उतना ही रूड भी और जितना बदमाश है उतना ही मीन भी। अपने अलावा जैसे और कोई दिखता ही नहीं उनको। हमेशा दूसरों को परेशान करना, नीचा दिखाना, उनका मजाक बनाना और उनमें कमियां निकालना, बस यही काम है उनका। स्पेशली स्टेफनी, वो तो दी मीनेस्ट है। अपनी खूबसूरती और पैसे पर बहुत घमंड है उसे। ना कोई तमीज है, ना कोई परवाह। दूसरी तरफ टेलर, वो तो बस उसे फॉलो करती रहती है कूल दिखाने के लिए। एक दिन जब वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो एक नए स्टूडेंट एड्रियाना से टकरा जाते हैं। वो भले ही दोष स्टेफनी का ही था, उसके कारण उस बेचारी का ब्रांड न्यू फोन टूट गया था, फिर भी स्टेफनी माफी नहीं मांगती, उल्टा एड्रियाना पर चिल्लाने लगती है। उसे लगा था बाकी सब की तरह उसमें भी स्टेफनी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन ये लड़की अलग थी। वो कुछ कहती तो नहीं, लेकिन उसे भाव भी नहीं देती, सिंपली इग्नोर कर जाती है। उधर घर में, मतलब स्टेफनी जिस अपार्टमेंट में अकेली रहती है, वहां उसका नेबर एक ओल्ड लेडी है, मिस बी नाम से। बहुत बीमार रहती है वो। नॉर्मली सांस भी नहीं ले पाती। हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ता है उन्हें, और हर रात ठीक 9 बजे उनका बेड टाइम रहता है। लेकिन स्टेफनी को रोज ठीक उसी समय जोर जोर से म्यूजिक प्ले करना होता है, जिसके आवाज से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बार बार कंप्लेन करने पर भी कोई फायदा नहीं होता। ये लड़की किसी की बात सुनती कहाँ है। इवन मिस बी जब चिल्ला चिल्ला कर उसे वॉल्यूम लो करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, वो उल्टा उनका मजाक बनाती है, वॉल्यूम और बढ़ा देती है। एक दिन मिस बी और सहन नहीं कर पाती, उनके दरवाजे पर आकर नॉक करती है और बहुत गुस्से में उसे डांटने लगती है। स्टेफनी भी चुप नहीं रहती, अपने एज यूजुअल सिनिकल टेम्परमेंट से बहस करने लगती है उनके साथ। उसका घर है, वो जो मर्जी वो करेगी, वो कौन होती है रोकने वाली। उसके बदतमीजी से मिस बी और नाराज हो जाती है और एक बहुत ही मिस्टीरियस फेस बनाकर कहती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम जैसे लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए। उनका एक्सप्रेशन इतना क्रीपी था कि स्टेफनी थोड़ी सी डर जाती है। उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस बी ऐसा होने नहीं देती। पता नहीं इतनी ताकत उस बूढ़ी औरत में कहां से आ जाती है, मगर वो दरवाजा कस के पकड़ लेती है और जब स्टेफनी डोर नॉब को घुमाने जाती है, उसे जोर का झटका लगता है। एक सेकंड के लिए तो वो देखती है उसका डोर नॉब बर्फ का बन चुका है। कैसे, गॉड नोस। सिचुएशन इतना भयानक हो चुका था कि वो कुछ सेकंड के लिए स्टंट हो जाती है। टेलर किसी तरह दरवाजा बंद करती है और डोर नॉब भी तब तक नॉर्मल हो चुका था। स्टेफनी कुछ समझ नहीं पाती, क्या वो दिन दिहाड़े हैलुसिनेट कर रही है, लेकिन उसके हाथ पर तो छाले पड़ चुके हैं। मतलब उसने जो देखा उसमें कुछ तो सच था। जरूर उस ओल्ड लेडी ने ही कुछ किया होगा। स्टेफनी ठान लेती है इसका बदला वो जरूर लेगी। वो उसी वक्त बैठ जाती है और मिस बी के घर में कॉल करने लगती है, कंटिन्यूअसली प्रैंक कॉल्स। अजीब अजीब सी बातों से परेशान करने लगती है उन्हें। तब तक नहीं रुकती जब तक मिस बी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस पर चिल्लाने ना लग जाए। ये सब करके स्टेफनी को एक अजीब सा मजा आ रहा था। जीत की खुशी महसूस कर रही थी वो, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था इस खुशी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। अगले दिन जब वो स्कूल के लिए निकलने वाली होती है तो कॉरिडोर पे उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, कुछ पैरामेडिक्स तो कुछ मॉर्ग के लोग। उनके साथ एक स्ट्रेचर भी था जिस पर वो अंदर से एक लाश निकाल के ला रहे थे। डेफिनेटली ये मिस बी की ही लाश थी, क्योंकि वहां कोई और रहता ही नहीं। टेलर को बहुत बुरा लगता है। कल रात पता नहीं कितने बीमार थी वो, ऊपर से उन लोगों ने इतना परेशान किया। जरूर बहुत तकलीफ हुई होगी उन्हें, क्योंकि स्टेफनी को ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आता। वो तो बिल्कुल स्टोन हार्टेड थी। ऐसे मोमेंट पर भी वो एक लड़के को चेकआउट करने में बिजी थी और उसे ये फिक्र हो रही थी उसके बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं। इनफैक्ट वो मिस बी के लाश के ऊपर झुक के उस लड़के से फ्लर्ट भी करने लगती है। इस पॉइंट पर तो टेलर को भी रियलाइज हो चुका था वो कितनी बुरी है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। नेक्स्ट डे स्कूल में स्टेफनी फिर से एड्रियाना के पीछे पड़ जाती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों थी, दूसरों को परेशान करने के बिना उसे चैन ही नहीं मिलता था।
एड्रियाना के बारे में ऑनलाइन बहुत मीन कमेंट्स करती रहती थी वो। उसके अजीब अजीब सी पिक्चर्स क्लिक करके फनी जोक्स बना के अपने फ्रेंड ग्रुप में सर्कुलेट भी करती थी। एड्रियाना तो परेशान हो चुकी थी उसके हरकतों से, जितना हो सके उसे अवॉइड करने की कोशिश करती थी, लेकिन स्टेफनी की आदतें नहीं बदलती। उसी दिन एक और हादसा होता है। स्टेफनी को एक अननोन नंबर से अजीब से मैसेजेस आने लगते हैं, जहां कोई उसे वार्न कर रहा था, खुद को सुधारने के लिए कह रहा था, और जिसका टोन एग्जैक्टली मिस बी की तरह था। स्टेफनी को भी ये रियलाइज होता है, लेकिन वो इग्नोर कर जाती है। कोई मरा हुआ इंसान उसे थोड़ी ना मैसेज भेज सकता है, जरूर कोई इस पर प्रैंक कर रहा होगा। तो वो उसी वक्त उस नंबर पर रिप्लाई करती है, मगर मैसेज सेंड नहीं होता। घर आने पर फिर से ऐसे ही कुछ मैसेजेस आते रहते हैं उसे, जिससे लग रहा था ये जो कोई भी है वो उसे देख पा रहा है। स्टेफनी अपने घर के बाहर चेक करती है, लेकिन उसे वैसा कोई नजर नहीं आता। फाइनली उसे लगता है कहीं ये उस मॉर्ग वाले लड़के का काम तो नहीं जिसे उसने अपना नंबर दिया था। जरूर वही फ्लर्ट कर रहा होगा। वो टेलर से भी यही कहती है, लेकिन क्या कोई इस लैंग्वेज में फ्लर्ट करता है भला? उसे तो नहीं लगता। अगले ही पल स्टेफनी को उसी नंबर से एक कॉल भी आता है, जिसे रिसीव करने पर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई कुछ खुशफुसा रहा था बहुत गुस्से में। लेकिन क्या वो इन लड़कियों को समझ नहीं आता। और जब स्टेफनी कॉल बैक करती है तो फोन की घंटी पास के अपार्टमेंट से सुनाई देती है, मतलब मिस बी के कमरे से, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि वहां तो अभी कोई नहीं रहता। डर के मारे फोन काट देती है स्टेफनी, मगर अब उस तरफ से कंटिन्यूअसली कॉल आने लगा था, और सिर्फ उसके फोन पे ही नहीं, टेलर के फोन पे भी, जो रिसीव करने पर उन्हें सुनाई देती है किसी के बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज। स्टेफनी को श्योर होना था कि ये कॉल्स उसी कमरे से आ रहे हैं, तो वो फिर से कॉल बैक करती है, लेकिन इस बार फोन रिंग होने के बदले कोई उनके दीवार पे जोर से धक्का मारता है, वो भी उस वाले दीवार पे ही। अब इसके बाद तो शक की और कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि वहां कोई है, लेकिन कौन? स्टेफनी पता लगाने की डिसाइड करती है। उसके पास मिस बी के अपार्टमेंट की स्पेयर की थी। जब सालों पहले वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थी, तब स्टेफनी के डैड को उनकी ये चाबी देकर गए थे, जिससे वो मिस बी के बिल्ली का ख्याल रख सके। वो चाबी अभी भी इसी घर में है, वो लोग उसी से अंदर जा सकते हैं। टेलर को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन स्टेफनी को अकेले जाने से डर लग रहा था, इसीलिए वो फोर्सफुली उसे ले जाती है। और उस घर में जाकर उन्हें जो नजारा दिखाई देता है वो काफी वियर्ड था। मिस बी का घर हजारों अजीबोगरीब चीजों से भरा पड़ा था। किताबों का पहाड़ बन चुका था, वहां चलने की जगह भी नहीं बची थी। ऊपर से हर कमरे में पता नहीं क्यों कैंडल्स जल रहे थे। पैरामेडिक्स जब आए उन्हें तो बुझा देना चाहिए था ना, या फिर उनके जाने के बाद किसी ने जलाया है। जब स्टेफनी और टेलर यही सब सोच रहे थे, तब अचानक ही उन्हें दूसरे कमरे से किसी की खांसने की आवाज आती है, जो बिल्कुल मिस बी की तरह साउंड कर रही थी। तो वो दोनों उसी कमरे में जाते हैं, और जाते वक्त टेलर बेड से टकरा जाती है, जिससे उसका हेडबोर्ड दीवार से टकराता है और एक बैंगिंग की आवाज होती है। ये एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे उन्होंने सुना था अपने फ्लैट से, लेकिन उसके लिए तो किसी को इस बेड को पुश करना होगा ना। तब किसने पुश किया था? और स्टेफनी ये भी देखना चाहती थी कॉल सच में यहाँ से आ रही है या नहीं, तो वो टेलर से कहती है उस नंबर पे कॉल करने के लिए, और जैसे ही वो वैसा करती है मिस बी का फोन बजने लगता है। सच में, लेकिन कैसे? उसका तो कनेक्शन ही टूटा हुआ था। इसके बाद स्टेफनी की नजर पड़ती है मिस बी की अलमारी पर, जिसे ओपन करने पर उन्हें बहुत सारे रैंडम चीजें नजर आते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा रखा गया था ऐसे कोई एग्जीबिशन हो। उनमें से एक चीज स्टेफनी की भी थी, उसका हेयर क्लिप। वो मिस बी के पास कैसे आया, उसे कोई आइडिया नहीं। वो उसे बॉटल से निकालने की कोशिश भी करती है, मगर उसका लिड बहुत ही टाइटली क्लोज्ड था, तो वो बॉटल को ही उठा लेती है, और फिर से खांसी की आवाज आते ही वो दोनों भाग निकलते हैं उस घर से। पूरी रात टेंशन में सो तक नहीं पाते दोनों। बट नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेफनी फिर से अपने यूजुअल फॉर्म में वापस आ चुकी थी। फिर से एड्रियाना को देखकर मुंह बनाने लगी थी वो, लेकिन वो फिर से उसे तंग कर पाए इससे पहले उसके फोन में फिर से मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी पिक्चर्स के साथ, जिसमें से पहले फोटो में किसी की आंख थी और दूसरे में स्टेफनी खुद। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि कोई उस पर नजर रख रहा है।
स्टेफनी उसे पुलिस की धमकी देने ही जा रही थी कि अचानक उसके फोन से एक ह्यूज स्पाइडर निकल आता है, जिसके डर से स्टेफनी अपना फोन ही फेंक देती है। शी वॉज प्रिटी श्योर ये सब उस मिस बी का ही किया धरा है। मरने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही, जरूर कोई कर्ज डाला है उन पर। तो वो डिसाइड करती है कि वो एड्रियाना से हेल्प लेगी, क्योंकि उसके ड्रेसअप से उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि एड्रियाना एक विच है। तो स्टेफनी डायरेक्टली जाकर उससे बात करती है, ओपनली उसे वियर्ड विच बुलाती है और फिर जाकर उससे प्रोटेक्शन स्पेल की मांग करती है। उसके ऑडेसिटी से तो टेलर भी हैरान हो चुकी थी, मगर एड्रियाना नहीं, क्योंकि स्टेफनी से और उम्मीद ही क्या किया जा सकता था। वो कहती है वो कोई विच तो नहीं, मगर उसका अंकल कॉन्स्टेंटिन इस सब मामले में एक्सपर्ट है, तो वो कुछ मदद कर सकते हैं। वो एक पेपर पे उनका एड्रेस लिखकर दे देती है और स्टेफनी वो पेपर लेकर ऐसे निकल जाती है ऐसे एड्रियाना उसकी नहीं, बल्कि वो एड्रियाना की मदद कर रही है, उद्धार कर रही है उससे मदद लेकर। लेकिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त फिर से एक हादसा होता है। कोई वहां फोन करके स्टेफनी को मांगता है और जब वो रिसीवर उठाती है तो उसे सुनाई देती है उसी ओल्ड मिस बी की आवाज, जो पहले से भी ज्यादा क्रीपी साउंड कर रही थी। और इस बार वो कोई वार्निंग नहीं देती, बल्कि सजा सुनाती है। पूरे डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करती है कैसे वो उसके टुकड़े टुकड़े कल के वुल्फ्स को खिलाने वाली है। इससे स्टेफनी फिर से अपने औकात में वापस आ जाती है और उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद टेलर के साथ जाकर हाजिर हो जाती है अंकल कॉन्स्टेंटिन के घर। उन्हें ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता, उनके नाम से ही पहचान लेते हैं वो, और साथ में उनके डेंजर को भी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके चारों तरफ एक काली परछाई देख पा रहे थे जो उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। ये डेफिनेटली एक कर्ज था, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग। ऊपर से जब उन्हें पता चलता है उन पर यह कर्ज डालने वाली मर चुकी है, उनका चेहरा और फीका पड़ जाता है, क्योंकि इससे इस कर्ज का इफेक्ट दुगना हो जाता है। वो श्योर तो नहीं थे उनका प्रोटेक्शन स्टेफनी को बचा पाएगा या नहीं, फिर भी एज प्रॉमिस्ड वो क्योर बताते हैं। नहीं कोई स्पेल नहीं, बल्कि एक हर्ब, हेलबोर लिव्स, जो बुरे शक्तियों को दूर रखने में मदद करता है। ये एक तरह की ड्राइड लिव्स थी जिसका स्मेल बहुत ही घिनौना था, लेकिन स्टेफनी को अगर अपनी जान प्यारी है तो उसे सोते वक्त यही लिव्स अपने बेड के चारों तरफ बिखरने होंगे। सिर्फ उसी सर्कल के अंदर वो सुरक्षित रहेगी। उनके बातों से स्टेफनी फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाती है। फाइनली एक उम्मीद मिल चुकी थी उसे, जिसके बदले वो कॉन्स्टेंटिन को उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन वो भला इंसान कुछ नहीं मांगते। कहते हैं एड्रियाना का दोस्त उसका भी दोस्त, उनके दुश्मन मतलब उनका भी दुश्मन, उनसे वो कैसे कुछ ले सकते हैं। स्टेफनी और देर नहीं करती, उन हर्ब्स को लेकर घर वापस आ जाती है और उनसे बैठ कर चारों तरफ सर्कल भी बना लेती है। साथ में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वो टेलर से भी कहती है आज रात उसके साथ ही रुकने के लिए। टेलर को भी डर लग रहा था तो वो भी मना नहीं करती। बातों बातों में वो स्टेफनी से ये भी पूछ लेती है कि क्या उसे लगता है ये हर्ब्स उनकी रक्षा कर पाएंगे। चुटकी में स्टेफनी का रूप बदल जाता है और बहुत ही रूडली वो कहती है ये न उसका काम करे वही एड्रियाना के लिए अच्छा होगा, नहीं तो अगर उसे पता चला उसके उस अंकल ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें फेक हर्ब दिया है, तो उसकी तो खैर नहीं। उसके बातों में इतना भिन्नस था, उससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि इतना कुछ सहकर भी वो बिल्कुल भी नहीं बदली। ना उसके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड है ना कोई रिग्रेट, अभी भी उतना ही एरोगेंट है वो, अभी भी मिस बी को ही गाली दे रही है। ऐसे उनके गुस्से का तो कोई कारण ही नहीं, वो तो ऐसे ही उनके पीछे पड़ी है। दूसरी तरफ एड्रियाना के लिए भी उसके अंदर कोई फ्रेंडलीनेस, कोई एडमिरेशन नहीं था। उसने सेल्फलेसली उनकी इतनी मदद करी, उसके रूड बर्ताव को भुलाकर बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के उसे इतने बड़े खतरे से बचाने का रास्ता दिखाया। फिर भी स्टेफनी खुश नहीं थी, उल्टा उसी की बुराई कर रही थी, उसे मजा चखाने की बात कर रही थी। कितनी बदतमीज है ये लड़की, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। शायद ऊपर वाले का भी यही मानना था, इसीलिए इतने प्रोटेक्शन के बावजूद मिस बी को वो रोक नहीं पाती, क्योंकि वो तो पहले से ही हाजिर थी इस कमरे में उनके बीच, उस बॉटल में जिसे स्टेफनी ने खुद उनके घर से उठाकर लाई है। हम देखते हैं जो स्लीट को वो इतनी कोशिश करके भी खोल नहीं पाई थी, वो किसी मैजिकल पावर से अपने आप ही खुल जाता है और अंदर से निकल आती है मिस बी की स्पिरिट। इस बार उनका बस एक ही मकसद था, इस बदतमीज लड़की को सजा देना। उन्हें जितना वार्निंग्स देना था वो दे चुके, डराकर धमकाकर हर तरीके से। इनफैक्ट उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि वो उसे देख रही है, उसके हर करतूतों का हिसाब है उनके पास।
सुधरने का कई मौका मिल चुके थे उसे, लेकिन स्टेफनी में एक चुटकी भी बदलाव नहीं आया। वो इतनी सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है कि उसे तो सही गलत का फर्क ही नहीं पता और ना कभी होगा, तो उसे और कोई चांस देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन स्टेफनी को ना अपने गलती का कोई एहसास था, ना वो हार मानने वाली थी। मिस बी को देखते ही वो भागकर वॉशरूम में छुप जाती है और उसके पीछे पीछे टेलर भी। लेकिन जब उसे एहसास होता है ये डेड एंड है, यहाँ तो वो लोग और कैद हो जाएंगे, तब वो उल्टा टेलर पर ही चिल्लाने लगती है क्यों उसे यहाँ ले आई, एज इफ ये डिसीजन उसका था। उधर मिस बी भी उनके पीछे पीछे वॉशरूम के बाहर आ पहुंची थी। दरवाजा बंद रहने के कारण वो अंदर तो नहीं घुस पाती, लेकिन बाहर से ऐसे अरेंजमेंट्स करती है जिससे वो ज्यादा देर अंदर ना रह पाए। उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजती है वो, जो था स्पाइडर्स, जिससे ये दोनों लड़कियां ही बहुत डरते थे। ऊपर से उनका नंबर और साइज बढ़ता ही जा रहा था। बाथरूम के अंदर जो टॉवल्स और ड्रेसेस थे उससे कुछ देर तो उन्हें रोका जाता है, मगर स्टेफनी को पता था ज्यादा देर नहीं, उन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। मगर कैसे, बाहर तो मिस बी खड़ी है। ऐसे में एक प्लान करती है स्टेफनी। वो टेलर से कहती है उसके 3 गिनने पर दरवाजा खोलने के लिए, और वो खुद दरवाजे के ठीक पीछे हाथ में कर्टन लेकर खड़ी रहती है। जैसे ही टेलर दरवाजा खोलती है, मिस बी अंदर आने की कोशिश करती है। ठीक तभी स्टेफनी कर्टन लेकर झपट पड़ती है उन पर, उन्हें कवर करके किसी तरह मेन डोर तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो पहुंचती भी है, लेकिन बाहर निकलने से पहले मिस बी उन्हें रोक लेती है। वो अपनी जादुई ताकत से दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, साथ में ये प्रॉमिस करने के लिए भी कि वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे, आगे से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। टेलर तो फिर भी मान जाती है, माफी भी मांग लेती है, लेकिन स्टेफनी तब भी एटीट्यूड दिखा रही थी। टेलर बहुत मुश्किल से मनाती है उसे, फोर्सफुली माफी भी मंगवाती है, जिससे खुश होकर मिस भी दरवाजा खोल देती है और उन्हें भागने की परमिशन दे देती है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है, स्टेफनी भी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। बहुत ही बेशर्मी से मिस बी को गाली देने लगती है वो। उसे लगा था और कर ही क्या लेगी वो, उसे तो भागने का मौका मिल चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था जिसने वो मौका दिया है वो उससे छीन भी सकती है। बार बार एक ही गलती रिपीट करके उसे माफी नहीं मिलने वाली, स्पेशली जब उसका पंगा एक विच से पड़ा है। तो मिस बी के एक इशारे पर दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और स्टेफनी को रियलाइज हो जाता है इस बार वो और बच नहीं सकती। मिस बी टेलर को बख्श देती है क्योंकि उसके अंदर फिर भी गुडनेस था, वो ठीक हो सकती थी, लेकिन स्टेफनी नहीं, वो तो अंदर तक सड़ चुकी थी, उसका कुछ नहीं हो सकता था। तो मिस बी उसके साथ भी ठीक वैसा ही करती है जैसे वो सबके साथ करती थी, लोगों का मजाक बनाना। उसी के फोन से मिस बी उसका वीडियो बनाने लगती है। प्रिजन में कैद कोई बंदा लग रही थी वो, और जब उनका रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है वो स्टॉप बटन प्रेस कर देती है। उसी के साथ साथ स्टेफनी भी गायब हो जाती है और कैद हो जाती है अपने फोन के इस वीडियो में हमेशा हमेशा के लिए। टेलर काफी डर जाती है ये सब देखकर, कहीं इसके बाद उसकी बारी तो नहीं। लेकिन मिस बी उसे कुछ नहीं करती, दरवाजा खोलकर जाने का ऑर्डर देती है। और इसी प्रोसेस में वो जो सेंटेंस यूज करती है वो बहुत जाना पहचाना सा लगता है टेलर को, क्योंकि ऐसी बातें से स्टेफनी करती थी। एक्चुअली ये भी उसी का बताया गया था। स्कूल के फर्स्ट डे एड्रियाना से धक्का खाने पर उसने यही तो बोला था, रिस्पेक्ट माई स्पेस एंड गेट आउट ऑफ माई फेस। लेकिन वो बात मिस बी को कैसे पता चली? तब तो उनकी मौत भी नहीं हुई थी कि उनके स्पिरिट इनविजिबली उस पर नजर रख रही होगी। इसका जवाब हमें अगले सीन में ही मिल जाता है, जब हम मिस बी को देखते हैं स्टेफनी के वीडियो को अपने पोती को भेजते हुए, जो और कोई नहीं एड्रियाना ही थी। और ये पूरा प्लान इन सब का बनाया गया था। जब मिस बी को पता चला स्टेफनी उनके साथ साथ उनकी पोती को भी परेशान कर रही है, तब उन्होंने ठान लिया इसका इलाज तो वो करके रहेंगे। मरने से पहले उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था। स्टेफनी का एक क्लिप चुरा के उस पर स्पेल कास्ट कर दिया था, जिससे बाद में उसके जरिए वो इस घर में एंट्री ले पाई। और बाकी का काम तो उनके बेटे और एड्रियाना ने ही संभाल लिया, जैसे मिस बी के फोन से स्टेफनी और टेलर को मैसेज भेजना, कॉल करना और तो और उनके घर में जाकर आवाजें करना, जिससे स्टेफनी वहां जाने पर मजबूर हो जाए और वो क्लिप उठाकर खुद अपने घर ले आए। हुआ भी एग्जैक्टली यही। और तो और वो मदद मांगी भी तो किससे? एड्रियाना से, जैसे पूरा समय वो ह्यूमिलेट करती रहती थी। उसने सोच भी कैसे लिया वो उसकी मदद करेगी? वो तो वही कर रही थी जो उनके प्लान में था,
भले उनके प्लान में ये भी शामिल था कि अगर स्टेफनी ने लास्ट तक अपनी गलती मान ली तो वो उसे जाने देंगे, जबकि ये भी उन्हें पता था कि इसका चांस बहुत कम है। सब कुछ सोच विचार करके ही एड्रियाना ने उन्हें अपने अंकल के पास भेज दिया और कॉन्स्टेंटिन ने प्रोटेक्शन हर्ब्स के नाम पे उन्हें ऐसा हर्ब दिया जो असल में किसी स्पिरिट को समन करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे मिस बी के स्पिरिट को भी आसानी हो अपने आप को इस बॉटल से रिलीज करने में। इसके बाद जो होना था वही हुआ। स्टेफनी ने खुद अपने अनजाने में बुलावा दे दिया मिस बी के स्पिरिट को और लास्ट तक अपनी गलती छुपाने के लिए उनसे बहस करती रही। एज द रिजल्ट मिस बी ने भी वही किया जो उसके साथ करना चाहिए था बहुत पहले ही शायद, और एड्रियाना ने उसने उस मैसेज को डिलीट करके रियलिटी से ही स्टेफनी का एग्जिस्टेंस मिटा दिया, अपना बदला पूरा कर लिया। अभी चाहकर भी स्टेफनी और किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। उसका किस्सा खत्म। दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।